नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जिस तरह से बड़ौदा का गणित बैठ रहा था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई उसी के बाद बड़ौदा का भी गणित बिगड़ गया। अब किसके हक में गणित बैठ रहा है और किसके हक में सुझाव आ रहे हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। उससे पहले दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको दबाने के बाद आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। मैं बात करता हूं जिस तरह से पहले के समीकरणों की 2019 के विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो 32, 37 और 42 का समीकरण यहाँ पर बैठा था। 32,000 भूपेंद्र मलिक ने अपने जेजेपी से वोट लिए थे, तो 37,000 वोट यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त पहलवान ने लिए थे और 42,000 मत यहाँ पर श्री कृष्ण हुड्डा जी ने लिए थे। बात दूसरी है कि यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला न होकर के त्रिकोणीय मुकाबला बना था, लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव में तो आमने सामने का ही चुनाव होना है। इस जिस तरह आप जिंद के बाई इलेक्शन को भी देख सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी प्लस जेजेपी का वहां पर आमने सामने का ही इलेक्शन हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्शन होना आमने सामने का तय है। लेकिन जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसके पीछे बड़ा खेल खेला गया है और उसी साथ में बड़ौदा का गणित कहीं न कहीं बिगड़ता दिखाई दिया। जिस तरह से आशंकाएं लगाई जा रही थी योगेश्वर पहलवान की कि यहाँ पर उम्मीदवार होना निश्चय है, लेकिन जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसके बाद यह संभावना के ऊपर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ के मतदाताओं की तो यहाँ पर 50% से लगभग 1-2% अधिक जाट मतदाता है और दूसरी तरफ अन्य जातियों के मतदाता है। तो उसी के प्रति अगर वोट बैंक यहाँ पर लेना है तो बीजेपी को पहले ही जाट मतदाता कभी कैप्चर नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पर कैप्चर करने के लिए योगेश्वर दत्त पहलवान को सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पर उतारा गया था। लेकिन यहाँ पर 12 अप्रैल को श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हो गया था और अब उपचुनाव होना निश्चय हुआ था। अक्टूबर के अंदर चुनाव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर योगेश्वर दत्त के पहलवान में बैठ रहे हर एक गणित को अब ख्याल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति तो जाति से चलती है और जाति ही राजनीति को बनाती है। उसी के तौर पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से हमारे सांसद रमेश कौशिक भी ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, तो मोहनलाल बड़ौली राय से विधायक है वो भी ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। और तीसरे अगर मैं बात करूं योगेश्वर पहलवान की तो वो भी ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। तो 3 ब्राह्मणों को अगर एक साथ यहाँ पर जिले में दिखाया जाएगा तो यहाँ पर तो जाटलैंड निश्चय है और जाटलैंड के नाम से इस सोनीपत को जाना जाता है। बड़ौदा में अगर कहीं ना कहीं योगेश्वर के ऊपर यहाँ पर बीजेपी अपना खेल खेलती है तो वो जाति का एक दूसरे रूप के अंदर उभरना जरूरी है। यहाँ पर विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा इनके प्रति कौन से विकल्प यहाँ पर आजमा सकते हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर कपूर नरवाल बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो बड़े कड़े मुकाबले के अंदर माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 चुनाव पहले लड़े हैं, 2009 और 2014 का। 2014 के मुकाबले में तो केवल 5,000 मतों से ही अपनी हार निश्चय उन्होंने करवाई थी। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी के अंदर शामिल है और उनका हल्के के अंदर भी अच्छी पकड़ है और हल्के के हर एक गांव के अंदर उन्हें पता है कि किस तरह का कैप्चर वोट बैंक किया जाता है और किस तरह करना है। तो तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिस तरह से आप सभी को पता है जेजेपी प्लस बीजेपी का गठबंधन सत्ता के अंदर विराजमान है, किसी का सिंबल तो किसी का उम्मीदवार होना निश्चय भी हो सकता है, कोई बात नहीं हो सकती। जिस तरह से अगर मैं बात करूं 1999 की एक्सपोर्ट भी हो जाए तो तीसरे अगर मैं नाम करूं तो जेजेपी पार्टी के 30 नंबर के बड़े नेता हैं केसी बांगड़ जी महासचिव है पार्टी के। उसी साथ में अगर ऐसा होता कि चुनाव चिन्ह बीजेपी का और उम्मीदवार जेजेपी का होता तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जेजेपी के 30 नंबर सबसे बड़े नेता है और दूसरे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े नेता और दूसरे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका गलत विकल्प पूरे हरियाणा की राजनीति के अंदर जाएगा। चौथे विकल्प की अगर मैं बात करूं यहाँ पर भूपेंद्र मलिक जो प्रॉपरली फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 30 साल के कार्य किया था। और मैं बात करूंगा चुनाव की भी, जो चुनाव 2019 के विधानसभा हुए थे उसके अंदर 25,000 मत कम से कम कांग्रेस के उन्होंने लिए थे। क्योंकि अगर मैं बात करूं लोकसभा के चुनाव की तो उन्होंने दिग्विजय सिंह चौटाला थे जिस तरह 6,000 वोट वो ले पाए थे। अगर उनको काटे तो उनके 25,000 मत भूपेंद्र मलिक के खुद के जो उनके कांग्रेस के कुछ साथी है जो कांग्रेस पार्टी टिकट में मिलने का नाराज थे और उनके जो सर्कल था वहीं से वो वोट बैंक आया था। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को जेजेपी पार्टी वाला बिल्कुल भी ये जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था ये बिल्कुल चलने नहीं पाएगा। उसी साथ में अगर यहाँ पर भूपेंद्र मलिक विकल्प होते हैं, छोटे नेता है, पहली बार ही इन्होंने जेजेपी पार्टी से अपना चुनाव लड़ा था और मैं कहूंगा कि अगर इनकी तरफ से बीजेपी अगर इनको इन्वाइट करके अपने
चुनाव चिन्ह पर और जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार को बनाकर लड़ाती है, तो कहीं ना कहीं ये फिट बैठते हैं पूरा गणित, क्योंकि एक छोटे नेता के रूप में तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन केसी बैनर्जी की तरफ से चुनाव लड़ना पार्टी की तरफ से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति बड़े लेवल की करते हैं और मासियों के पद पर विराजमान है। तो देखते हैं कि आपके मन में क्या सवाल है, और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कुछ बदलाव चाहिए तो बदलाव के लिए भी आप हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ कमलदीप अत्री।